चुनाव हारने के बाद आप स्मार्ट मीटर को लेकर, मसान नदी को लेकर, ओवर ब्रिज को लेकर, टोल टैक्स को लेकर तमाम कई आंदोलन किए, भूख हड़ताल पर बैठे। इससे आपको क्या कुछ सीख मिला और बड़े बड़े आंदोलन करने के पीछे का क्या कुछ कारण रहा? तो मेरे पास जब मुद्दा आया, मैंने उनको बोला, उनको समझाया, वो नहीं समझे। 7 दिन बाद हम लोग टोल जाम किए। टोल जाम कर हमने बताया कई बात। डीएम साहब फोन किए मुझे कि एनएचआई का कानून है, आपको जेल जाना पड़ेगा। मैंने पूछा साहब किस जगह किस टोल पर किसान देते हैं टैक्स? हम तो नहीं हटेंगे, समझौता बिल्कुल नहीं करेंगे। नहीं किया समझौता। 1 लाख रुपए फाइन देना पड़ा उसको, 1 लाख रुपए फाइन देना पड़ा टोल वालों को, और सारे गन्ना किसानों का टोल माफ हुआ। आप समझिएगा। तो अगर मैं प्रयास नहीं किया होता तो क्या वो गन्ना किसानों को टोल माफ होता? लगभग 5 years आई डिवोटेड फॉर चाइल्ड लेबर्स होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं जिनको बाल मजदूरी कराया जाता है। फिर मौका मिला बगहा आने का, देखा सिस्टम से खुश नहीं था, मुझे लगा चुनाव लड़ना चाहिए। एक मौका सेवा में, आप जब सिस्टम में आते हैं तो सेवा करने का मौका मिलता है। तो कांग्रेस ने सम्मान दिया। 2020 में मैं कैंडिडेट रहा और चुनाव लड़ा। मुझे 60,000 का मत मिला था, 60,000 वोट मिला था बगहा से। कहाँ कमी रह गई कि जय सिंह हार गए? कुछ लोग के मन में था कि भाई ऊंचे घर से आता है, ऊंची जाति से बिलोंग करता है, तो गरीबों के लिए नहीं लड़ेगा। बहुत सारी अफवाहें फैलाई गई मेरे बारे में। तो जिस दिन मैं चुनाव हारा उस दिन मैंने संकल्प लिया था कि ये 4-4.5 साल संघर्ष करूंगा, अपनी जनता के लिए संघर्ष करूंगा, उन दलितों वंचितों के लिए संघर्ष करूंगा जिन्हें मुझ जैसे युवा की जरूरत है। देखिए गोलू जी, 365 दिन इंटू 4.5, 4.5 साल होने को आ गया। शायद ही कोई एक ऐसा दिन होगा कि मैं अपने घर में बैठा हूंगा। और हर दिन जब मैं उठता हूं तो एक जुनून रहता है, एक ऐसी जुनून रहती है कि कुछ ऐसा करना है जिससे एक परिवार का भला हो। जन नेता आपको लोग बोलते हैं कि कहीं भी कोई भी चीज होता है, कोई भी समस्या होता है, वहाँ सबसे आगे आप पहुँचते हैं। तो इतना ऊर्जा कहाँ से लाते हैं? संकल्प जो है आपका, कहाँ से? मैं जब यहाँ आया था तो मुझे भोजपुरी बोलना भी नहीं आता था। भोजपुरी जब मैं चुनाव लड़ा था तभी तो लोग हल्ला किए थे कि आ जाएंगे तो ना किसी गरीब की सुनेंगे, ना पिछड़ों की सुनेंगे, बड़े परिवार से आते हैं, हाई फाई आदमी हैं, बड़े स्कूल से पढ़े। बहुत सारी अफवाहें फैलाई गई थी मेरे खिलाफ। ऐसा कमी खलता होगा ना कि भोजपुरी नहीं बोलने आ रहा था इसलिए हम चुनाव हार गए, यहाँ आए पहला बार। क्या पहले से एक्टिव रहे? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने तो आपको एग्जाम्पल दिया। मैं तो भोजपुरी, अब तो बहुत बढ़िया भोजपुरी बोले नहीं सीखनी। वो एगो संघर्ष कि जिस समय मैं आया था उसके पहले भी मैंने कुछ आंदोलन किया। हमने कुछ वीडियो देखा है, अभी हम हाल ही में देखे हैं कुछ वीडियो कि आप कहीं भी बिना चले जा रहे शादी ब्याह में और जा रहे हैं, कह रहे हैं क्या रुआ ना बोले लड़नी, लेकिन हम आ गई नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सिलसिला अभी भर रहेगा या चुनाव जीतने के बाद भी आप एक कीजिएगा? मुझे नहीं लगता कि मैं चुनाव में जीतने के बाद या पद पे आने के बाद लोगों के यहाँ जाना छोड़ दूंगा। ये तो असंभव है, ये कभी होने नहीं जा रहा। जय सिंह जी जाएंगे। नमस्कार, गांव देहात पॉडकास्ट के खास एपिसोड में आज के हमारे मेहमान हैं कांग्रेस के युवा नेता जय सिंह जी। जय सिंह जी 2020 में बगहा विधानसभा से चुनाव लड़े थे, लेकिन सफलता नहीं मिली और ये चुनाव हार गए। सर बहुत स्वागत है। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपने मुझे इनवाइट किया गांव देहात के प्लेटफॉर्म पे। सर सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि आप कहाँ से आते हैं और कहाँ से पढ़ाई लिखाई आपकी हुई है? जिस धरती पे आप बैठे हैं बगहा, मैं बगहा का ही बेटा हूँ और मेरी जो शिक्षा है वो सिंधिया स्कूल ग्वालियर, जो मध्य प्रदेश में है, वहाँ से हुई है। मेरा सौभाग्य है कि मैं वैसे स्कूल में पढ़ा। मेरे माता पिता ने मुझे अपॉर्चुनिटी दी ऐसे स्कूल में पढ़ने का। फिर उच्च शिक्षा मेरी सिम्बोयसिस कॉलेज पूना से हुई और फिर उससे जो उच्च शिक्षा है वो मेरी रिजवी कॉलेज बॉम्बे से हुआ। पढ़ाई करने के बाद आप कहाँ थे, क्या कुछ कर रहे थे? 2020 में फिर अचानक बगहा में आए आप और बगहा में चुनाव लड़े कांग्रेस के सिंबल पे, तो क्या कुछ ये सफर रहा, इसके बारे में थोड़ा सा विस्तारित बताइए। नहीं, देखिए, जब मैंने अपना MBA कंप्लीट किया तो उसके बाद मेरी नौकरी लगी। मैं कुछ दिन बॉम्बे में काम किया, उसके बाद फिर मैं दिल्ली आया, दिल्ली में कंपनी में काम किया, लेकिन शुरू से कॉरपोरेट में मन नहीं लगता था, तो कुछ अलग करने की इच्छा थी। तो उस समय आप श्री कैलाश सत्यार्थी जी का नाम सुने होंगे, जो बचपन बचाओ आंदोलन, अभी उनको नोबेल पीस अवार्ड भी मिला 2017 या 18 में। तो क्योंकि उस समय मेरी मदर बाल संरक्षण आयोग में थी, तो उनका बहुत अच्छा एक ब्रदर सिस्टर का रिश्ता रहा। तो उन्होंने मुझे बोला कि जब तुम्हें कॉर्पोरेट में मन नहीं लग रहा तो तुम कुछ अलग करो, समाज सेवा करो।
तो लगभग 5 years आई डिवोटेड फॉर चाइल्ड लेबर्स होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं जिनको बाल मजदूरी कराया जाता है। कई ऐसे बच्चे हैं जो आप देखिएगा कि बिल्डिंग का काम हो रहा है, उसमें बच्चों को लगाया गया है। दिल्ली में दादरी एक जगह है, वहाँ कभी आप जाइएगा तो बड़ी बड़ी कंपनीज है, उसके जीन्स, उसका टी शर्ट 3x5 के कमरे में लगभग 5 साल का बच्चा कम रोशनी के अंधेरे, मतलब समझिए पूरा अंधेरा रहता है, उसमें वो सिलाई कढ़ाई करता है। तो जिस बच्चे को अधिकार है शिक्षा का, जिस बच्चे को अधिकार है फ्रीडम का, उस बच्चे से आप जबरन काम कराते हैं। तो उसको लेकर मैं मुहिम चला रहा था, कैलाश जी के टीम में था, रेड एंड रेस्क्यू देखता था। जो बच्चे बिहार के थे, लगभग कई हजार बच्चों को हम लोग ने रिहेबिलिट करके उनको जो सेक्शन 21B के अंतर्गत पैसा मिलता है वो दिलवाकर उनको शिक्षा देके फिर आगे हम लोग उनको इंजीनियर डॉक्टर्स बनाते थे। तो ये सफ़र चल रहा था। फिर मौका मिला बगहा आने का, देखा सिस्टम से खुश नहीं था, तो मुझे लगा चुनाव लड़ना चाहिए। एक मौका, सेवा में आप जब सिस्टम में आते हैं तो सेवा करने का मौका मिलता है। पिताजी हमेशा से कांग्रेस में रहे हैं, पुराना कांग्रेसी परिवार रहा है, तो कांग्रेस ने सम्मान दिया। 2020 में मैं कैंडिडेट रहा और चुनाव लड़ा। कितने वोट मिले? मुझे 60,000 का मत मिला था, 60,000 वोट मिला था बगहा से। कहाँ कमी रह गई कि जय सिंह हार गए? देखिए, कमी कहीं नहीं रह गई। कमी शायद मैं कहूँगा कि आप जब राजनीति में आते हैं तो, क्योंकि 2020 में मैं नया था, उस समय लोग को शायद ये लगा कि भाई यहाँ पर वो उस तरह का काम नहीं कर पाएगा, या कुछ लोग के मन में था कि भाई ऊंचे घर से आता है, ऊंची जाति से बिलोंग करता है, तो गरीबों के लिए नहीं लड़ेगा। बहुत सारी अफवाहें फैलाई गई मेरे बारे में। लेकिन विश्वास मानिएगा गोलू भाई, जब हम चुनाव हारे तो मुझे 1% जो है वो फर्क नहीं पड़ा। इसलिए नहीं फर्क पड़ा क्योंकि मैं बड़ा खुश था कि पहली बार चुनाव लड़ा हूं। बल्कि मेरे जो चुनाव हारने के बाद मेरे कार्यकर्ताओं की आंखों में आंसू आ गया था। मैं उनका मनोबल बढ़ाया, उनको खुद अपनी गाड़ियों में बैठाकर वापस लाया, और हारने के बाद मैंने आदरणीय जो वर्तमान विधायक हैं राम सिंह जी, उनको बधाई दी और मैंने उनको बोला कि आपके पास जिम्मेदारी है, आप चुनाव जीते हैं और आप बगहा के लिए काम कीजिए। लेकिन उस दिन, जिस दिन चुनाव हारा, उस दिन एक संकल्प लिया। वो संकल्प था कि जनता शायद उस समय मुझे नहीं पहचान पाई। जो लोग मेरे बारे में अफवाह फैलाए थे कि बड़े जाति से आता है, बड़े घर से आता है, लोगों के लिए काम नहीं करेगा, घर से बाहर नहीं निकलेगा, गरीबों की नहीं सुनेगा। तो जिस दिन मैं चुनाव हारा, उस दिन मैंने संकल्प लिया था कि ये 4-4.5 साल संघर्ष करूंगा, अपनी जनता के लिए संघर्ष करूंगा, उन दलितों वंचितों के लिए संघर्ष करूंगा जो जिन्हें मुझ जैसे युवा की ज़रूरत है। और चाहे कोई व्यक्ति मेरे पास आया हो, इन 4-4.5 साल में बड़े ईमानदारी से उसको अपना परिवार समझकर मैंने काम किया है। और बगहा को मैं अपना परिवार ही समझता हूँ और आगे भी परिवार समझ के ही सबका काम करूँगा। जी, एक चीज़ देखा जाता है कि चुनाव हारने के बाद नेता अपने फील्ड से गायब हो जाते हैं। आए, चुनाव लड़े और फिर निकल गए। चुनाव जब आता है तो एक्टिव होते हैं, लेकिन आप चुनाव हारने के बावजूद अपने फील्ड में, अपने क्षेत्र में एक्टिव हैं और लगातार काम कर रहे हैं। तो ये आपके मन में कैसे आया? क्या कुछ आया कि हाँ भाई हमको रहना चाहिए? कहाँ से मतलब ये सोचे और क्या कुछ? देखिए गोलू जी, 365 दिन इंटू 4.5, 4.5 साल होने को आ गया। शायद ही कोई एक ऐसा दिन होगा कि मैं अपने घर में बैठा हूँगा। और हर दिन जब मैं उठता हूँ तो एक जुनून रहता है, एक ऐसी जुनून रहती है कि कुछ ऐसा करना है जिससे एक परिवार का भला हो। और इस विश्वास के साथ आज भी जो आने वाला चुनाव है, मैं इसलिए नहीं कहा, मुझे लोग बोलता है भैया आप रोज काम करते हैं, इतना लगे रहते हैं, जनता भूल जाएगी या जनता याद नहीं रखेगी, क्यों नहीं जो आखिरी साल आता है उसमें आप निकलिए। लेकिन मेरा मकसद विधायक या सांसद बनना कभी नहीं रहा। आप मेरा बैकग्राउंड देखिएगा तो, या मेरी माता जी बहुरानी जी को देखिएगा, हम लोगों ने एक, वो कहते हैं ना समाज सेवा, वो समाज सेवा, बीइंग अ सोशल वर्कर इज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग। लोग कहते हैं भाई हम समाज सेवी हैं, बट एक समाज सेवी अगर आप अपने आप को कहते हो तो आप उस तरह से ढलो कि 365 दिन में सुबह हो, शाम हो, रात हो, अगर समाज को आपकी जरूरत है तो आपको वहां रहना पड़ेगा।
तो मैंने वही प्रयास किया है। 365 दिन मैंने अपनी जनता के लिए, अपने परिवार के लिए संघर्ष किया है, ईमानदारी से संघर्ष किया है, और जहां उनको जरूरत पड़ी है मैं उनके साथ खड़ा रहा हूं। ऐसा कभी लगा कि नहीं ठीक है हम कर रहे हैं, चुनाव हारने के बाद लोग हमको भूल जाएंगे? नहीं, ऐसा कभी नहीं लगा। और मुझे लगता है कि मुझे जो सम्मान यहाँ की जनता देती है, या जो मैं चुनाव लड़ा था पिछली बार, पहली बार चुनाव लड़कर 60,000 मत पाना, मैं तो अब जनता का आशीर्वाद और बघा की जनता का आजीवन आभारी हूँ कि नया चेहरा था, नया आया था, उसके बाद उन लोगों ने इतना सम्मान दिया। और अब तो मुझे जनता बिल्कुल जहां उनको जरूरत पड़ती है वो पहले मुझे याद करते हैं। ये मेरे लिए बहुत गौरवान्वित। जन नेता आपको लोग बोलते हैं कि कहीं भी कोई भी चीज होता है, कोई भी समस्या होता है, वहाँ सबसे आगे आप पहुंचते हैं, तो इतना ऊर्जा कहाँ से लाते हैं? संकल्प जो है आपका ये कहाँ से? नहीं, संकल्प तो आपको आप जब आप संकल्प अपने अंदर मजबूती। आप देखिए राजनीति क्या है, राजनीति है कि अगर आप जनता के लिए समय दीजिएगा, इट्स अ टोटल कैलकुलेशन। जनता के लिए आप समय दीजिएगा तो जनता आपको सिर पे बैठा के रखेगी। जब मैं अपना सब कुछ छोड़कर, आप विश्वास नहीं मानिएगा, मैं जब यहाँ आया था तो मुझे भोजपुरी बोलना भी नहीं आता था। भोजपुरी जब मैं चुनाव लड़ा था तभी तो लोग हल्ला किए थे कि आ जाएंगे तो ना किसी गरीब की सुनेंगे, ना पिछड़ों की सुनेंगे, बड़े परिवार से आते हैं, हाई फाई आदमी हैं, बड़े स्कूल से पढ़े, बहुत सारी अफवाहें फैलाई गई थी मेरे खिलाफ। लेकिन शांतिपूर्ण, सरलता के साथ, सहनशीलता के साथ संघर्ष कर 4.5 साल मैंने सड़कों पर, जो आप ये नाले देख रहे हैं, उन नालों पर, न जाने उस रेत पर, जिस रेत वो मसान की नदी है, उस रेत पर रात दिन, कई दिन बिना खाए पिए हम लोग सोए, जनता के लिए संघर्ष किए, और समय लगा। आज जो जनता कहती थी कि वो जय सिंह जो हैं वो गरीबों की नहीं सुनेंगे, पिछड़ों की नहीं सुनेंगे, और जो जात पात की राजनीति करते थे, आज वही जनता, जो दलित जनता है, जो पिछड़ी जनता है, जो किसी जाति की जनता, किसी जाति या धर्म से आते हैं, वो ये जानते हैं कि हाँ ये जय सिंह है जो हम लोग के लिए लड़ाई लड़ेगा, जो हम लोग के लिए संघर्ष करेगा, और वो देखे हैं धरातल पर मुझे करते हुए। तो कहीं ना कहीं वो विश्वास मैं जीत रहा हूँ और आगे भी उसको जीतने की कोशिश करूंगा। ऐसा कमी खलता होगा ना कि भोजपुरी नहीं बोलने आ रहा था इसलिए हम चुनाव हार गए, यहाँ आए पहला बार, क्या पहले से एक्टिव रहते? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने तो आपको एग्जाम्पल दिया। मैं तो भोजपुरी, अब तो बहुत बढ़िया भोजपुरी बोले नहीं, सीखनी वो एगो संघर्ष बा कि आप कहीं से आए हैं, 5 साल पहले आप धीरे धीरे चीजें सीख रहे थे। ऐसा नहीं था कि नहीं, बहुत अच्छा। मैंने बताया कि जब मैं नया आया था तो अपने आप को यहाँ पे ढालने के लिए 5 साल पहले, क्योंकि जिस समय मैं आया था उसके पहले भी मैंने कुछ आंदोलन किया। हमने कुछ वीडियो देखा है, अभी हम हाल ही में देखे हैं कुछ वीडियो कि आप कहीं भी बिना चले जा रहे शादी ब्याह में और जा रहे हैं, कह रहे हैं कि वो ना बोले लड़नी, लेकिन हम आ गई नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि देखिए होता क्या, ऐसे तो हम लोग को बहुत कार्ड्स मिलता है, लेकिन मेरा एक संकल्प है कि कभी कभी क्या होता है कि आपके अपने कभी कभी आपको भूल जाते हैं और आप उनको दिल में बसाए रखते हैं। तो फिर क्या होता है कि कभी वो किसी कारण से आपको कार्ड नहीं दे पाते शादियों में, तो आपकी प्रस्तुति जब वहां जाती है तो वो बड़े खुश होते हैं। उनको लगता है अरे हम बाबू के बुला गए, नहीं बुलाए, मतलब उनको नहीं बुला पाया। और आज जब वो आते हैं तो बड़ा स्वागत करते हैं, तो बड़े दिल से, साफ दिल से, मैं कहता हूँ ना, इतना सम्मान मिलता है, इतना प्यार मिलता है। तो मेरा बस चले तो जितनी शादियां हैं जिसमें मुझे बुलाया जाए ना बुलाया जाए, मैं सब में जाऊं, सब में बढ़िया से सबसे मिलूं, खूब उन लोगों से उन्हें गले लगाऊं और उन बेटियों को, उन वर वधू को आशीर्वाद दूं और खूब जाकर खाऊं भी। तो ये सिलसिला अभी भर रहेगा या चुनाव जीतने के बाद भी आप एक कीजिएगा? नहीं, क्योंकि देखिए चुनाव जीतने के बाद बहुत सारे नेता को अगर कार्ड भी देते हैं लोग, उनके क्षेत्र के नहीं जा पाते हैं। देखिए गोलू भाई, चुनाव जीतने के बाद सिलसिला तो मेरा बहुत, मैंने कहा, ईमानदारी से हमेशा रहेगा। लेकिन कई बार क्या होता है कि जब आप पद पे आ जाते हैं तो जो समय होता है, क्योंकि जनता हित में आपको चीजें करनी होती है, तो कभी कभार ऐसा होता है, अभी भी कई बार ऐसा होता है कि मैं बहुत करीब लोगों के घर पे नहीं जा पाता उनकी शादियों में। तो या तो मेरे भाई जाते हैं मेरे परिवार से, तो कई बार ऐसा होता है कि मैं खुद भी नहीं पहुंच पाता, उसका दुख होता है। लेकिन मैं प्रयास करता हूं, मैं आऊं, उनसे फोन पे बात करूं या फिर जाकर समय है तो उनसे मिलूं। तो मुझे नहीं लगता कि मैं, मतलब, चुनाव में जीतने के बाद या पद पे आने के बाद लोगों के यहाँ जाना छोड़ दूंगा। ये तो असंभव है, ये कभी होने नहीं जा रहा। जय सिंह जी जाएंगे, जैसे आज जाते हैं लोगों के यहाँ बिना बुलाए, वैसे उस टाइम भी जाएंगे। उन लोगों से मुझे पहचान मिला है यार, इतना जल्दी थोड़े। मैं तो चाहता हूँ कि अपनी जनता से और जुड़ूं। ठीक है, चुनाव हारने के बाद आप स्मार्ट मीटर को लेकर
मसान नदी को लेकर, ओवर ब्रिज को लेकर, टोल टैक्स को लेकर तमाम कई आंदोलन किए, भूख हड़ताल पर बैठे। क्या इससे आपको क्या कुछ सीख मिला और बड़े बड़े आंदोलन करने के पीछे का क्या कुछ कारण रहा, थोड़ा सा इसको विस्तार से बताइए। देखिए, जब जनता परेशान होती है और जनता जनहित में कोई मुद्दा रहता है, तो मैं यहाँ विपक्ष का नेता हूँ, मैं चुनाव लड़ा, 60,000 वोट मिला। जो वोट दिए वो भी मेरे लिए जनता है, जो वोट नहीं दिए वो भी मेरे लिए जनता है। और अगर किसी जनता की समस्या है, मान लीजिए टोल टैक्स लोगों से लिया जा रहा था, किससे लिया जा रहा था? किसानों से लिया जा रहा था। कौन किसान थे? हमारे गन्ना किसान थे। लोरिया में था टोल टैक्स। मेरे पास मामला आया, गया, उनको समझाया, भाई 7 दिन का मोहलत दे रहे हैं, आप टोल टैक्स लेना बंद करो। 8 से 9 लाख रुपए वसूला जाता था गन्ना किसानों से। आप सोचिए किस तरह से गन्ना किसान मेहनत करके अपना गन्ना लगा के पैसा ले रहा है। अगर 1500 रुपए अगर वो दे रहा है महीना, तो फिर उसको क्या बचेगा और कौन लड़ेगा उनके लिए? तो मेरे पास जब मुद्दा आया, मैंने उनको बोला, उनको समझाया, वो नहीं समझे। 7 दिन बाद हम लोग टोल जाम किए। टोल जाम करके हमने बताया, कई बात डीएम साहब फोन किए मुझे कि एनएचआई का कानून है, आपको जेल जाना पड़ेगा। मैंने पूछा, साहब किस जगह किस टोल पर किसान देते हैं टैक्स? हम तो नहीं हटेंगे, समझौता बिल्कुल नहीं करेंगे। नहीं किया समझौता। 1 लाख रुपए फाइन देना पड़ा उसको, 1 लाख रुपए फाइन देना पड़ा टोल वालों को, और सारे गन्ना किसानों का टोल माफ हुआ। आप समझिएगा। तो अगर मैं प्रयास नहीं किया होता तो क्या वो गन्ना किसानों को टोल माफ होता? तो कहीं ना कहीं जनहित में। या आप दूसरी बात करते हैं, मसान नदी, झारमवी गांव, वहां 1 लाख का जमीन 5,000 में नहीं बिक रहा। रात में आप सो रहे हो, अगले दिन आपका घर कट के चला जाएगा। और शर्म की बात यह है कि जब उस मसान नदी की बात मैं माननीय मंत्री जी से करता हूं, जल संसाधन से, तो पूछते हैं मसान नदी कौन है, क्या है? तो ये तो यहाँ के मंत्रियों का हाल है। तो अब वो कहते हैं, पहले हमने प्रयास किया कि भाई जाकर मिले, बाकायदा फोटो था, हमने उनको दिया कि ये हमारा दिस इज द इशू, और वहां लोग बेघर हो रहे हैं। 10,000 लोग हैं झारमवी गांव में। लोग झारमवी गांव का नाम नहीं जानता था। जब आंदोलन किया था, आधा मीडिया फोन कर रहा है कि किन्ने बा झारमवी, जय बाबू तनी बताए। उस झारमवी पे जहां पर आप जाकर देखिए तो कभी घड़ियाल आएगा, बिच्छू आएगा, सांप आएगा। वहां जाकर 2 रात बिना खाए पिए हम लोग सोए। आज उसका दिन है कि लगभग पूरा आप जाकर मालूम कीजिएगा, झारमवी में जो बांध है, करोड़ों का बांध पास हो गया। बट दुख इस बात का है कि प्रयास हम लोग करते हैं, संघर्ष हम लोग करते हैं, लड़ाई हम लोग करते हैं, और मैं कहीं नहीं बोला कि मैंने काम करवाया, क्रेडिट कोई और ले जाता। लेकिन उसके बाद लोग दिखाते हैं अपना अपना पत्र कि भाई देखिए ये पत्र हमने लिखा था और हमारे माध्यम से काम हुआ। ठीक उसी तरह से रेलवे ढाला, आरओबी, मंत्री जी गडकरी साहब करके चले गए शिलान्यास, कोई पूछने वाला नहीं है। बगहा की जनता रो रही है, घंटों जाम लग रहा है, घंटों जाम लग रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। बच्चे, कई ऐसे बच्चे हैं जो उस जाम में उनको किसी का पैर तो ऑटो वाले ने टकरा गया तो कट गया। कई महिलाएं बेहोश हो गई, एम्बुलेंस में कई लोगों की मृत्यु हो गई। लोग परेशान, कोई सुनवाई नहीं। तब जाकर वहां आंदोलन किया। 2 दिन बिना खाए पिए सोए। एनएचएआई के लोगों को फिर तलब हुआ, एसडीएम साहब आए, पानी पिलाए, और उन्होंने कहा कि जय जी काम होगा। 10 दिन में वहां काम लगा। तो प्रयास तो होता रहेगा और प्रयास करते रहेंगे जब तक संभव होगा। प्रयास हम लोग करते रहेंगे, उसके लिए कहीं पीछे नहीं हटेंगे। आंदोलन से डर नहीं लगता? आंदोलन से क्या, आंदोलन से डर क्यों नहीं? किसको डर लगता है जब जनता आपके साथ है? क्या आंदोलन, अभी आंदोलन किए थे, देखिए स्मार्ट मीटर वाला आंदोलन किए थे, स्मार्ट मीटर वाला। आज एक व्यक्ति 100 रुपए नहीं कमा पाता और आप कहते हो कि बॉस आप रिचार्ज करना शुरू करो। कहां से कमाएगा? आप जाकर देखो ना गरीब लोगों को, जाकर देखो ना मध्यम वर्ग को, किसी परिवार में जाके देखो वो लोग कितना परेशान है बिजली से। तो अगर आंदोलन से डर लगेगा तो फिर तो बंद कर दें आंदोलन। केस होता है, देखा जाएगा, केस लड़ा जाएगा, क्या करना है। कितने एफआईआर? नहीं, कई एफआईआर हुआ है, ऐसी गिनती नहीं है, कई एफआईआर हुआ है। टोल से लेके बगहा आरओबी से लेके सारी चीजों पे लोग, सरकार एफआईआर करती है, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो एफआईआर जनता हित में हुआ है। मेरे अपने खुद के कैरेक्टर पे मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसपे मुझे कहा जाए कि हाँ मेरे ऊपर एफआईआर हुआ। 2020 से पहले कितने एफआईआर थे? 2020 चुनाव के पहले मुझे लगता है कि एक बार मैंने एक किसान आंदोलन किया था, उसमें मेरे ऊपर एफआईआर हुआ। और उसके बाद फिर टोल वाले पे हुआ था। अभी कितने एफआईआर है? अभी मेरे पास मिला जुला के होंगे, ऐसी गिनती नहीं, 8-10 एफआईआर होंगे।
पहले एक भी एफआईआर नहीं थे जब चुनाव नहीं लड़े थे, जब बगहा के लिए नहीं लड़ रहे थे, और आज एफआईआर है 20। एफआईआर है, हाँ। जब जब समाज सेवी थे तो एफआईआर नहीं था, जब नेतागिरी में आ गए तो एफआईआर हुआ। तो चल रहा है सभी केस हाँ, चल रहा है, चीजें चल रही हैं। देखते हैं, तमाम वीडियो हम देखे हैं कि कहीं भी सड़क दुर्घटना हुआ वहां पहुंचते हैं, आप खुद अपने गाड़ी से लोगों को ले जाते हैं, एम्बुलेंस बुलाते हैं, पुलिस बुलाते हैं। तो कैसे, मतलब ये सब कहीं भी अपने काम में बैठे हैं, कहीं से फोन आ गया तो फिर वहां निकल जाते हैं, अपने पहले काम निपटाते हैं फिर जाते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि मेरा जो परिवार है ना, वो मुझे छूट दिया है कि मैंने तुमको छोड़ दिया, किसके लिए? बगहा की जनता के लिए। तो जब मैं सुबह अपने परिवार के साथ बैठता हूँ, उनके साथ चाय पीता हूँ, और उसके बाद फिर मैं रात में ही वापस घर आता हूँ, तो मेरे लिए प्राथमिकता है कि अगर कोई ऐसी घटना हो रही है जिस घटना में पीड़ित या वो परिवार या वो समाज को मेरी जरूरत पड़ेगी, मैं जहां तक संभव होगा वो जल्द से जल्द वहां पहुंचूंगा, और मेरे माध्यम से जो भी राहत उनको मिल सकता है मैं वो राहत दूंगा। गांव-गांव घूमकर मीटर उखाड़ना, ये बात सच है? गांव-गांव घूमकर मीटर उखाड़ना? अरे मेरे बारे में तो बहुत तरह की बातें चलती हैं, बहुत सारी बातें आप सुनिएगा, मीटर उखाड़ना तो क्या करना, तो क्या करना। मैंने एक चीज कह दिया कि अगर जनता परेशान है तो जनता को वापस खुश करने के लिए मैं किसी स्तर पर जा सकता हूं। किसी स्तर पर मतलब किसी स्तर पर, क्योंकि उनका जन नेता मैं हूं। अगर आप मुझे कहे कि आप जन नेता हैं, तो जन नेता की पहली प्राथमिकता है कि आप अपने जनता के लिए खड़े रहिए। फिर ये नहीं समझ में आएगा कि कितने पुलिस हैं, कितना एफआईआर है और कितने अधिकारी हैं। जब आप जनता के लिए हैं तो फिर आपको तो लड़ना पड़ेगा। फिर आपको ये नहीं समझना पड़ेगा कि हाँ आप जय सिंह हैं या आप फलाना हैं या इनके लड़के हैं उनके लड़के हैं। वो जो पगड़ी है हमने उतार के रख दी है, और बगहा का बेटा और एक जन सेवक बन के मैं जनता के बीच में हूं। आप लगातार सिस्टम के खिलाफ, सिस्टम में गड़बड़ी को लेकर आवाज उठाते रहते हैं। आपको लगता है कि सिस्टम में बैठे कहीं ना कहीं लोग जनता की परवाह करते हैं? देखिए, ऐसा नहीं कह सकते। सिस्टम में बैठे बहुत लोग, बहुत इंटेलेक्चुअल लोग भी हैं जो बहुत कुछ करना चाहते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लीजिए, हमारे डीएम साहब थे, पूर्व डीएम कुंदन जी, और कुंदन जी अभी वो नालंदा में डीएम है। और कुंदन सर जब थे तो उन्होंने एक बगहा के अंदर एक बहुत बड़ा टेक्सटाइल पार्क लाने का सपना देखा। उस सपने में मुझे भी जोड़े और डिस्कशन हुआ, और 1700 एकड़ जमीन एक्वायर की गई। आप समझिएगा, 1700 एकड़ जमीन एक्वायर की गई, जो सरकारी जमीन थी। उसमें जो किसान की कुछ जमीन थी उनको मुआवजा देने का भी बात हो गया था। पूरा फाइल तैयार हो गया। अगर टेक्सटाइल पार्क आता, जैसे आपके चनपटिया में है, कौन सा पार्क? पार्क नहीं है वहाँ, स्टार्टअप जोन है। टेक्सटाइल पार्क एज ए स्टार्टअप जोन यहाँ सेटअप होता, जहां हजारों के संख्या में, लाखों के संख्या में रोजगार शुरू होता। तो वो रोजगार किनको मिलता? आप समझ सकते हैं, 1700 एकड़ में अगर एक पूरी इंडस्ट्री सेटअप होगी तो कितना बड़ा मैसेज जाएगा, किसका विकास होगा, कहां कैपिटल आएगा, कहां रेवेन्यू आएगा? बगहा में आएगा। किनको नौकरी मिलेगी? हमारे बगहा के लोगों को मिलेगी। उन महिलाओं को मिलेगी जिनके पास 100 रुपए कमाने का नहीं है, वो वहां पर जाएंगी। जो भी चीजें होंगी उनके लिए एक होगा कहीं ना कहीं। वो पार्क जब बनेगा तो उस एरिया का डेवलपमेंट होगा। तो इतने बड़े सपने को किसी ने सजोया, और वो जहां तय होना था वहां तय होते होते राजनीति का भेंट चढ़ गया। आज वो टेक्सटाइल पार्क आ गया होता तो अब सोचिए बगहा का नाम कहां से कहां पहुंच गया होता। कौन जिम्मेवार है? क्यों उस फाइल को रोका गया? क्या आज भी वो फाइल पेंडिंग पड़ रही है? क्यों नहीं नेता लोग उसके खिलाफ आवाज उठाते हैं? इंतजार रहेगा कि हां कोई मुद्दा उठाए, मुद्दा उठेगा और फिर वो बात चलेगी। सीधी सी बात है। तो दुख इस बात का होता है कि अगर आपको पता है कि कुछ गलत है तो उसका इंतजार मत कीजिए, आप उसके खिलाफ लड़ना शुरू कीजिए। तो कुंदन जी ने जो सपना देखा, आज वो सपना कहीं ना कहीं तो सजो के रखा हुआ है। जिस दिन वो धरातल पे आएगा, बगहा के लिए होगा, बहुत बड़ा वरदान मिलेगा।
ठीक है, आप आंदोलन करते हैं, एफआईआर होता है, दबाव आता है, आप पे दबाव बनता है, इस सब से आप कैसे निपटते हैं? नहीं, मैंने तो आपको पहले बताया कि जब आप जन नेता के रूप में अगर आप जाते हैं, आप सेवक बन जाते हैं, तो फिर ये आंदोलन वगैरह तो मान लीजिए कि आप देखिए ना कि पिछले 4, साढ़े 4, 5 साल में, लगभग 4.5 साल हो गया है, आपको मैंने बताया कई सारे हम लोग आंदोलन किए और मदनपुर महारानी के आशीर्वाद से जनता का भी बहुत समर्थन मिला और जिस जिस चीजों में हम लोगों ने हाथ डाला उसमें हम लोगों ने जनता को वो रिजल्ट दिखा के दिया। आप देखिए यहाँ पे इंटरसिटी ट्रेन है, नहीं चल रही थी, अब बगहा से चल रही बगहा से, उसके लिए 3 लाख साइन हमारे कार्यकर्ताओं ने करवाया घूम घूम के, गांव गांव जाकर, और मैंने स्पष्ट बता दिया था कि अगर अगले 10 दिन के अंदर इंटरसिटी नहीं चलेगी तो रेलवे के ऊपर जाऊंगा, खटिया लगाऊंगा, टेंट गड़वाऊंगा और वहीं पे जाके सोऊंगा। लड़ाई लड़ना पड़ेगा। उसका दिन क्या हुआ, नरकटियागंज वाले लोग थोड़ा सा दुखी हो गए कि अब बगहा के लोगों को खुल रहा है तो अब बगहा के लोग सारा सीट छेक लेते हैं और हम लोग तक आते आते सारी सीटें भर जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे बगहा में, हमारे रामनगर में, हमारे नरकटियागंज में केवल एक ट्रेन से काम नहीं चलने वाला, ऐसी इंटरसिटी आपको कम से कम और बढ़ानी होगी। साप्ताहिक कीजिए, रोज बढ़ाइए, तब जाके हम लोग को लाभ होगा। आज ही से एक ट्रेन चल रही है, वंदे भारत, वंदे भारत। हाँ, बिल्कुल चल रही है। फायदा होगा, वंदे भारत चल रही है। वंदे भारत ट्रेन मुझे लगता है गोरखपुर से चलकर पटना जाएगी, तो और अच्छी ट्रेन है। पटना के लिए पहली बार एक्सप्रेस ट्रेन, पहली बार एक्सप्रेस ट्रेन, और आप जिसको कहिए मॉडिफाइड ट्रेन। इसका भी रुकावट बगहा में नहीं था, तो सब लोगों ने प्रयास किया, हम लोगों ने भी प्रयास किया। क्रेडिट लेने की होड़ मची हुई है। क्रेडिट कोई लेता रहे, मैं तो धन्यवाद दूंगा सबको, सारे मंत्री को धन्यवाद दूंगा, सारे सांसद को धन्यवाद दूंगा। मैं मतलब क्या, मैं सभी लोग बोले हैं कि हमने करवाया, सबका प्रयास रहा। भाई मैं विपक्ष में हूं, मेरा मेन मकसद है कि जब जनता जो है, जनता को जो अधिकार है वो अधिकार नहीं मिलेगा तो हम तो भाई लड़ेंगे। आज से ना एक और ट्रेड मतलब चला हुआ है सोशल मीडिया पे कि ट्रेन तो चल रहा है, ठीक है भाई, लेकिन किराया उसका काफी ज्यादा है। ये तो आप सोचिए, आपने ट्रेन चला दिया और आप 800 रुपए 900 रुपए बेसिक किराया रखे हो और 2000 प्रीमियम किराया रखे हो, तो ये तो आपको सोचना है ना कि आप किस इलाके में ट्रेन लेके चल रहे हो, कितने लोग वैसे हैं। इसलिए पूछ रहे हैं कि क्या जनता को उससे फायदा होगा? जनता को फायदा, अब आप मैं कहूँ उसमें मिक्स्ड आपको रिजल्ट आएगा। जो गरीब जनता है, जो दलित, जो पिछड़ी जनता है, वो मुझे नहीं लगता कि उस ट्रेन में जाकर बैठ पाएगी, नहीं बैठ पाएगी उस ट्रेन में। तो मैं ये सोच रहा था, मुझे ये उम्मीद थी कि अगर आपने ट्रेन चलाया है तो उस ट्रेन का जो किराया होगा वो 200, 250, 300 रुपए होता ज्यादा से ज्यादा, तो समझ में आता। कभी मैंने कल्पना भी नहीं की थी कि 700 और 800 और 2-2 हजार का टिकट ये लोग बेचेंगे। तो ये थोड़ा सा मुझे लगता है सोचनीय है, और मुझे लगता है लोग धीरे धीरे, आप देखिएगा लोग बहुत खुश नहीं है, विरोध कर रहे हैं। विरोध होगा। विरोध इसलिए होगा कि जब आप कुछ चीजें दे रहे हो तो उसका मकसद होना चाहिए ना। आप ऐसे जगह से लेके जा रहे हो जो इलाका जो है पिछड़ों का इलाका है, थारू समाज के लोग रहते हैं, उरांव समाज के लोग रहते हैं, आज भी जंगल में लोग जी रहे हैं, आप जाकर देखिए। तो वो कहां से कमा रहे हैं, कभी आपने सोचा वो कहां से रोजगार ले रहे हैं, कितनी आमदनी है उसकी? इस मामले में लोगों को सहयोग मिलेगा जय सिंह का? बिल्कुल मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। अगर रेट कम करवाना होगा तो रेट कम करवाने के लिए भी हम लोग आवाज उठाएंगे। मैं तो कह दिया है, कोई ऐसा मुद्दा जो बगहा विधानसभा के अंदर लोगों को लगता है कि होना चाहिए, उसके लिए कोविड में बसों की किराए बढ़ी हुई थी, लोग परेशान थे, हम लोग खड़े हुए सड़क पर, हम लोग खड़े हुए, बल्कि हम लोग को बोला गया कि भाई ये तो आपका काम नहीं है, तो ट्रांसपोर्टेशन डीटीओ साहब आएंगे करेंगे, आप कैसे कर रहे हैं? अधिकारियों ने बोला, मैं कहा जिसको आना होगा आएगा, मैं प्रतिनिधि हूं, मैं जानता हूं मेरी क्या जिम्मेदारी है। मेरी जनता से अगर जबरन पैसा लिया जाएगा तो मैं तो नहीं होने दूंगा। सारी बसों को लाइन पे लगवा दिया था, और उसका देन था कि उस समय कोविड में नया लिस्ट बना कि यहां से यहां जाने का इतना पैसा लगे। केवल बगहा में नहीं बना, ये टोटल चंपारण में बना, और मुझे लगता है शायद पूरे बिहार में भी बना होगा। ये स्मार्ट मीटर जो मैं आवाज उठाया हूं, लोग हंस रहे थे कि जय बाबू जो है बिहार का मुद्दा यहां पे उठा रहे हैं। क्या सरकार यू टर्न पे नहीं आई थी? स्मार्ट मीटर पे तुरंत रोक लग गया, न्यूज में आया कि भाई स्मार्ट मीटर नहीं लगेगा,
बगहा में तो एकदम रोक लग गया था, उसी पे मेरा आंदोलन टूटा था। 2 दिन में बिना पानी पिया डीएम साहब ने मुझे आश्वासन दिया, दिनेश सर ने, कि जयेश आप प्लीज आंदोलन तोड़िए, हम लोग नहीं लगने देंगे स्मार्ट मीटर। तो जनता तो कहीं ना कहीं हर चीजों से परेशान है ना, खुश किस बात की है जनता? क्या आपको लगता है कि प्रशासन के लोग और अधिकारी जनप्रतिनिधियों की मिली भगत से लोगों का शोषण होता है? जनता के क्या पूछा आपने? क्या आपको लगता है कि प्रशासन के लोग और नेताओं की मिली भगत से लोगों का शोषण होता है? नहीं, देखिए, लोगों का शोषण करने के लिए तो कोई, आप देखिए, आप तो रोज देखते होंगे कि फलाना अधिकारी पकड़ाया इतना पैसा, फलाना अधिकारी पकड़ाया इतना पैसा। अभी हमारे यहाँ एक बड़े अधिकारी हैं, कितना उनका प्रॉपर्टी वगैरह सीज हुआ एजुकेशन डिपार्टमेंट में। तो ये तो कहना कि नहीं, लेकिन उसी में कुछ अधिकारी हैं जो दिन रात लगे रहते हैं, जो दिन रात सेवा कर रहे हैं। कई ऐसे नेता हैं जो दिन रात लगे हुए हैं। तो ये बोलना, ये तो इंडिविजुअल पे है, ये सारा कुछ इंडिविजुअल पे है। और इंडिविजुअल अगर अपने काम को लेकर संकल्पित है तो मुझे लगता है काम होता है, चाहे वो अधिकारी हो चाहे वो नेता हो। अगर वो काम करना चाहते हैं तो कोई उनको रोक नहीं सकता। जय जी, राजनीति से इतर आपकी निजी जीवन कैसा है, दिनचर्या क्या रहता है, क्या आपको पसंद है, थोड़ा इसके बारे में बताइए। तो अरे भाई, हमारे लिए तो हमने कहा आपको कि हमारे माता पिता ने हमको एक ही चीज बोला है कि तुम्हें हमने बगहा का बेटा मान के बगहा के लोगों की सेवा करने के लिए छोड़ दिया। तो हमारी जिम्मेदारी यही है कि सुबह परिवार के साथ चाय पीजिए, नाश्ता कीजिए और उसके बाद बस निकल जाइए। मैं अपने माता पिता को बहुत सम्मान करता हूँ। आज भी जब उठता हूँ तो उनका आशीर्वाद लेके उठता हूँ और उनके बताए कर्तव्यों पे उनका पालन करता हूँ। तो मैं अपने आप को गर्वान्वित महसूस करता हूँ कि मुझे एक अच्छी शिक्षा उन लोगों के आशीर्वाद से मिली। देश के सबसे अच्छे स्कूल कॉलेज से पढ़ने का मौका उन लोगों ने दिया। और अगर मैं आया हूँ, अगर मैं उतना शिक्षित हूँ, तो मेरा अगर वो हुनर काम ना आए बगहा के लिए तो फिर मुझे घर बैठ के क्या करना। तो मेरा अधिकांश समय जो है वो जनता में ही जाता है, बगहा के लोगों के लिए ही जाता है। क्या पसंद है आपको? पसंद एज इन क्या पूछ रहे हैं आप? मेरा हॉबी? मुझे ट्रैवलिंग बहुत पसंद है। मैं घूमता हूँ, मुझे पसंद है घूमना। मुझे फोटोग्राफी बहुत पसंद है। कैप्चरिंग पिक्चर्स इज वन ऑफ माय हॉबी और मैं उसमें कोर्स वगैरह भी किया हूँ। और हाँ, और मुझे फूडिंग, खाना बनाना भी अच्छा लगता है। क्या क्या बना लेते हैं? अरे खाने में तो आप बहुत कुछ बना लेते हैं, बहुत कुछ बना लेते हैं। स्कूल में पढ़े ना हम लोग, रेसिडेंशियल स्कूल में पढ़े, तो हम लोग तो बचपन से मैगी उस समय हम लोग बनाते थे। आज भी हम लोग जो मैगी बना देंगे वो कोई नहीं बना पाएगा। नॉनवेज भी बना लेते हैं, पनीर भी बना लेते हैं। चंपारण नॉनवेज से जाना जाता है, चंपारण से जाना जाता है। सबसे बड़ी बात है कि हमारी जो माता जी हैं, बहुरानी जी, वो लहसुन प्याज नहीं खाती। तो बचपन में जब हम लोग थे तो उनके लिए चाय भी बनाते थे। और बिना लहसुन प्याज का जो सब्जी है, अगर हम लोग खिला दें आपको तो आप कहिएगा कि हाँ, वैसा सब्जी भी बहुत अच्छा बनता है। तो माँ को देखा, क्योंकि जब हॉस्टल से आते थे, छोटे थे, तो मदर के साथ टाइम स्पेंड करते थे किचन में, और तो देखते थे उनको बनाते हुए, तो इंटरेस्ट हो जाता था। तो कर लेते हैं थोड़ा बहुत। नॉन वेजिटेरियन हो? हाँ, प्योर। समस्या होता होगा। हाँ, नॉन वेजिटेरियन में ऐसा कुछ नहीं, हम लोग को कोई रोक नहीं है, किसी ने रोक नहीं लगाया। नॉनवेज खाते हैं हम लोग, सब लोग, पूरा घर नॉनवेज खाते हैं एक्सेप्ट माई मदर। जी, मदर नहीं खाती। हाँ जी। अच्छा, गुस्सा आता है, गुस्सा किसको नहीं आता है। लेकिन मुझे लगता है कि जब आप पब्लिक प्लेस पे होते हैं तो आप अवॉइड करते हैं कि आप अपने आप को शांत रखें, बीपी अपना थोड़ा डाउन रखें। तो मैं प्रयास करता हूं कि बिना गुस्साए और बिना अपने आप को हाइपर किए मैं चीजों को निकाल लूं। आपकी विरोधी आपको ड्रामा नेता कहते हैं। अच्छा, इसको आप कैसे देखते हैं? ठीक है, अगर समाज सेवा करना ड्रामा हुआ तो वो भी मंजूर है, वो भी मंजूर है। जय जी बाहर में पढ़े लिखे, बाहर रहें, काम बाहर में किए, बगहा आए, घूम रहे हैं, लोगों का समर्थन मिल रहा है। आखिर कैसे इसमें मतलब आप सरवाइव कर पाए, कैसे लोगों को अपनी तरफ
देखिए, हमने आपको बताया पहले भी कि जिस समय हमको चुनाव में टिकट मिला और टिकट मिलने के समय मैं लोगों के लिए काफी नया कैंडिडेट था। लोग उस समय विश्वास नहीं बना पाए। लोगों को लगा कि भाई नया लड़का है, वैसे आपको बताया यहाँ जात पात बहुत चलता है, तो उच्च जाति से आता है, गरीबों की बात नहीं सुनेगा, पिछड़ों की बात नहीं करेगा, इनसे मिलना कठिन हो जाएगा, बहुत तरह की अफवाहें लोगों ने फैलाया। तो मेरे लिए वो चैलेंज बन के रह गया। मैंने कहा कि अब जब मैं आया हूं मैदान में तो ईमानदारी से काम करूंगा। फिर मैं ये सोचना ही बंद कर दिया कि मुझे क्या बनना है। मेरा एक ही संकल्प है कि बगहा के हर उस व्यक्ति के दिल में जगह बनाऊं जो सोचता है कि उसको बेहतर बगहा मिले, जो सोचता है कि मुझे आने वाली पीढ़ी के लिए बेहतर बगहा मिले, जो सोचता है कि वो व्यक्ति है जो हमारे लिए लड़ेगा, जो सोचता है कि वो व्यक्ति है जो हमको संरक्षण देगा, और जो सोचता है कि ये व्यक्ति है जो हमें विकास की ओर लेकर जाएगा। तो प्राथमिकता एकदम स्पष्ट है। नेता बनने का शौक जो होता है वो शौक बिल्कुल भी नहीं है, आपको पहले बता रहा हूं। हाँ, बट ये शौक है कि लोगों के मन में एज अ हीरो बना रहूं, एज अ लीडर बना रहूं। अगर नेतृत्व करने की क्षमता मेरे अंदर है तो आप तो उसको छीन नहीं सकते। छीन सकते हो? तो सीधी सी बात है, नेतृत्व करता हूं, पढ़ा लिखा हूं, यंग हूं, और मैं जानता हूं कि आज हमारे बगहा की या हमारे युवाओं की, हमारे किसानों की, हमारी महिलाओं की स्थिति यहां पर क्या है। एक पिता जब रात में सोता है तो वो सुबह रात में ये सोचते सोता है कि सुबह मैं उठूंगा तो किस तरह से पूरा दिन जाएगा। कितने संघर्ष में वो सोच रहा होता है, कल सब्जी कैसे आएगी, कल घर का खर्चा कैसे चलेगा, कल पेट्रोल कैसे खरीदा जाएगा, कल अगर गलती से अस्पताल में कहीं सीरियस मामला हो जाए तो बिना सूद पे पैसा लिए या बिना खेत बेचे परिवार के उस व्यक्ति को बचाना मुश्किल है। तो ये तो स्थिति है आज वर्तमान में। तो आप बताइए कि अगर हम लोग ऐसे लोगों के लिए अपने आप को नहीं संघर्ष करेंगे, नहीं तपेंगे, नहीं लड़ेंगे, तो कौन है, कौन लड़ाई लड़ेगा, कौन किसके लिए खड़ा है, मुझे बताइए ना। कोई है जो किसी के लिए 1 मिनट के लिए खड़ा है? कोई नहीं है। एक शुरू से मांग उठते आता है बगहा को जिला बनाने के लिए, अभी तक जिला नहीं बना। इसको आप कैसे देखते हैं? क्या बगहा को जिला बन जाना चाहिए? इसके लिए क्या आप जय सिंह आवाज उठाएंगे या आवाज उठाए हैं? मैं एक बात बताऊं आपको, पिछले 20 साल से आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी बड़े माहौल और खुशी के साथ चंपारण आते हैं और बगहा आते हैं। उनका कभी आप देखेंगे मन नहीं लगता तो वाल्मीकि नगर अचानक पहुंच जाएंगे। और जिस जिस मंच पे वो गए हैं 20 साल से उन्होंने लोगों को सपना दिखाया, और हमारी जनता सपना देखती है। वो एक ही सपना दिखाते हैं कि हम बगहा को जिला बनाएंगे। आप सोचिए, पिछले 20 साल से ये सपना दिखाया जा रहा है, और 20 साल से बगहा का वो युवा ये सोच रहा है, बगहा का व्यवसायिक सोच रहा है, बगहा का किसान सोच रहा है कि इस बार जिला बनेगा, तो इस बार जिला बनेगा। अगर बगहा के लोगों के साथ जो सबसे बड़ा अन्याय हुआ है वो अन्याय यही हुआ है कि आज तक हम लोग को जिला का दर्जा नहीं मिला। क्या होगा जिला बनने से? अगर आज 20 साल पहले आप जिला बना दिए होते तो आज बगहा में न जाने कितने सारे कॉलेजेस खुल गए होते, डिग्री कॉलेजेस आ गई होती, मेडिकल कॉलेज आ गया होता। आज जिला बन गया होता तो बगहा में कितने सारे नए फैक्ट्री खुल गई होती, नए बैंक्स आ गए होते। जो एक गरीब परिवार का व्यक्ति डीएम साहब के पास बेटियां मिलने जाता है और किसी वजह से वो डीएम साहब से नहीं मिल पाता, आप सोचिए यहां से बेटियां जाने का खर्चा और फिर वापस आने का खर्चा 500 रुपया, उसके बाद कम से कम 500 रुपए उसका गया। कौन है जिम्मेवार? दिन भर का मजदूरी मजदूरी गई, उसका काम नहीं हुआ, वो हताश हुआ। कोई है सुनने वाला? आप बताइए, कोई है सुनने वाला? आज अगर वो हो गया होता तो हमारे डीएम साहब यहां बैठ रहे होते, सारे अधिकारी यहां पे आए होते, हर चीज का वैल्यू बढ़ा होता, रोजगार आई होती, बगहा का विकास हुआ होता, किसानों को लाभ मिला होता। न जाने, मतलब मैं तो बोल रहा हूं हम लोग 20 साल पीछे चले गए। जिला नहीं बनने से हम लोग 20 साल पीछे चले गए।
तो ये सोचना पड़ेगा हमारे मुख्यमंत्री जी को कि जिस सोच के साथ वो नालंदा में इतना अच्छा काम कर रहे हैं, मेरी तो विनती है उनसे हाथ जोड़ के कि आदरणीय नीतीश कुमार जी, आपसे मेरी विनती है कि आप बगहा को जिला बनाइए, क्योंकि जनता को 20 साल से आप सपना दिखा रहे हैं। आज 20 साल लगेगा बगहा को नालंदा जिला बनने में। आप सोचिए, नालंदा में सबसे ज्यादा नौकरियां निकलती हैं, सबसे ज्यादा नौकरियां निकलती हैं। हमारे बगहा में 15 साल बाद होमगार्ड की नौकरी निकली। 15,000 नौकरियां निकली पूरे बिहार के अंदर, बगहा में एक सीट नहीं दिया। कौन जवाब देगा बताइए? कौन लड़ाई लड़ेगा उनके लिए बताइए? कौन दोषी है? ये तो हमें तय करना है कौन दोषी है। आज अगर हमारे प्रतिनिधि लोग लड़ जाएं कि हमारे लोगों को क्यों नहीं मिला नौकरी, हमारे युवाओं का सपना क्यों टूटा, होमगार्ड में जो बच्चे अपने बलबूते पे मेहनत करते हैं, जाकर देखिए आप। भिराड़ी गांव है, यहां पर बगल में चनरपुर है, उधर सोनबरसा है, आप स्थिति जाकर देखिए। सरकार कुछ नहीं देती इनको, न न्यूट्रिशन देती है, न ट्रैक देती है, न ड्रेस देती है। अपने बलबूते पे ये होमगार्ड की तैयारी करते हैं, लड़ाई लड़ते हैं, अपने माता पिता को ये विश्वास दिलाते हैं कि आने वाले समय में उनका वो घर चलाएंगे। और आज स्थिति ये हो गई कि 15,000 आपने नौकरी दिया बिहार में, सारे जिले में आपने दिया और बगहा में नहीं दिया। बेतिया में आपने निकला, सब जगह निकला, लेकिन बगहा में एक सीट आपने नहीं दिया। तो बगहा के बच्चों का तो भविष्य आप ले गए अंधकार में। तो आप बताइए किस उम्मीद के साथ हम इस सरकार को देखें और किस उम्मीद के साथ युवा के लिए ये काम कर रहे हैं, मुझे बताइए। नीतीश कुमार से कभी मिले? मिले हैं, बिल्कुल मिले हैं। तो जब बोले नहीं कि बनाना चाहिए जिला, क्या बात हुई? नहीं, नीतीश जी से जब मुलाकात हुई थी तो उस समय वो आए हुए थे, तो उस समय हमारा एक डेयरी का काम जो हमारा गोपाल जी है, वो डेयरी का प्रोडक्ट हमने उनको प्रेजेंट किया था और हमने बोला था कि भाई हम नए उद्योग को शुरू किए हैं, तो उन्होंने प्रशंसा किया इस बात का। और जिला की मांग तो मैंने, आप छोड़ दीजिए, नीतीश जी से तो हमने किया ही किया है। कोई ऐसा नेता नहीं है, चाहे वो सत्ता का हो या विपक्ष का हो, जिस लेवल पर मैं गया हूं मैंने जिला का मांग किया है। और समय आएगा हम लोग इसकी भी लड़ाई लड़ेंगे, लड़ाई बिल्कुल करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे। सब चीज का समय आता है, इसकी भी लड़ाई लड़ी जाएगी। इसकी लड़ाई हर बार ठंडी इसलिए पड़ जाती है कि अभी हाल में ही आदरणीय नीतीश कुमार जी आए थे और सब जगह से नोटिफाइड हो गया था कि भाई अप्रैल में जिला बनने जा रहा है। तो अप्रैल चला गया, मई हो गया, जून हो गया। देखिए कब तक ये लोग, मुझे नहीं लगता जब चुनाव आता है तो इनको ये सारे जो हमारे सत्ता में बैठे लोग हैं, इनको फंड्स याद आते हैं, इनको ट्रेन याद आते हैं, इनको जिला याद आता है। तो ये सब लॉलीपॉप है और जनता इस लॉलीपॉप का मुआवजा दे रही है। जनता ने पिछले 20 साल से यही किया ना, आज जिला बनेगा, कल जिला बनेगा, परसों जिला बनेगा। सुन रही है जनता, क्या करेगी जनता, भी क्या करेगी। 2025 में जैसे चुनाव लड़ेंगे, तैयारी कर रहे हैं? 2025 में तो मेरी पार्टी कांग्रेस तय करेगी कि मैं चुनाव लड़ूंगा कि नहीं लड़ूंगा। लेकिन हाँ, 2025 में जय सिंह मजबूत समाज सेवी बनकर जनता के बीच रहेंगे। तैयारी है? मैंने तो कह दिया 365 दिन इंटू 4.5, 4.5 साल यही काम किया हूं। तो इसे पिछले 5 साल से तैयारी चल रही है? तैयारी नहीं चल रही है, सेवा चल रहा है। हाँ, सेवा चल रहा है, वो कोई तैयारी नहीं है। इसी सेवा के बल पे चुनाव लड़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप कहिएगा तो चुनाव लड़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पार्टी ने सम्मान दिया मुझे, जब कोई नहीं जाता था तो कांग्रेस पार्टी ने मुझे टिकट दिया। आज तो जनता थोड़ा बहुत पहचान रही है, तो मुझे पूर्ण विश्वास है पार्टी मुझे मौका देगी और मैं चुनाव लड़ूंगा। चलिए, आप कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, कांग्रेस पार्टी के लोकल स्तर पर क्या कुछ तैयारी है? लोकल स्तर पर तैयारी कैसे होती है, आपके कार्यकर्ता कैसे बनते हैं? आप आंदोलन कर रहे हैं, 15,000 12,000 लोग वहां पहुंचा है, तो कौन उस पूरे कार्यक्रम को करवाए? कार्यकर्ता ही एकजुट होकर कराता है। हमारे कार्यकर्ता, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता धरातल पर काम कर रहे हैं और ईमानदार कार्यकर्ता जो समझौता नहीं करते, जो लड़ाई लड़ते हैं और मेरे साथ संघर्ष किए हैं 4.5 साल। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं उन कार्यकर्ताओं को। कोई भी आंदोलन हो, हर आंदोलन में कार्यकर्ताओं ने मेरा साथ दिया है और ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि ऐसे कार्यकर्ताओं का साथ मिलता है और हौसला बुलंद रहता है। युवाओं को राजनीति में आना चाहिए? एक बात तो बहुत स्पष्ट है
कि युवा अगर राजनीति में आएगा तो आने वाला समय बदलेगा, लेकिन युवाओं को राजनीति में इस्तेमाल करना बंद करना पड़ेगा। एक युवा जो आता है उसे लगता है राजनीति बहुत गंदा है, राजनीति राजनीति को गंदा मानकर दूर हो गए। सोचते हैं कि राजनीति बहुत चमकदार भी है, ऐसे भी सोचते हैं। कई युवा को आप देखिएगा 200-200 300-300 रुपए में झंडा तो लेके खड़े हो जाएंगे, जिंदाबाद जिंदाबाद। उनको ये नहीं पता कि उनके भविष्य के साथ कौन खेल रहा है। जिसके लिए वो जिंदाबाद कर रहे हैं वो उनको नहीं पहचानेगा। अरे पहले अपना भविष्य बनाओ, पहले अपने आप को स्टैब्लिश करो, उसके बाद लड़ाई लड़ो ना। नेतागिरी का कोई उम्र है? आप बताइए, नेतागिरी का कोई उम्र है? कोई उम्र नहीं है ना। तो मैं हमेशा युवाओं को बोलता हूं कि पहले आप आर्थिक मजबूत कीजिए। जब पैसा होगा तो सब कुछ अच्छा रहेगा। जब पैसा ही नहीं रहेगा तो कब तक झोली धोगे, बाइक पे बैठ के 200-200 रुपए के चक्कर में जिंदाबाद जिंदाबाद करना। और कई ऐसे युवा हैं, कई ऐसे नेता जिन्होंने अपना भविष्य अंधकार कर लिया इसी राजनीति के चक्कर में। और उनको आज आप जाकर उनसे पूछिएगा तो कहेंगे जीवन में सबसे गलत काम किया हूं कि मैं राजनीति में आया हूं। तो मेरा तो अनुरोध है उन युवा भाइयों से कि दे शुड स्टॉप coming to politics for 200-400 rupees. First, they should establish their ability to stand in the society. जब आप कुछ काम करिए, अपने आप को स्टैब्लिश कीजिए, फिर आइए पॉलिटिक्स में। कौन रोकता है? फिर मजा भी आएगा पॉलिटिक्स करने का। जय सिंह, अगर विधायक बनने का मौका मिलता है जय सिंह को, तो बगहा के लिए वे सबसे पहला काम क्या करेंगे? बगहा के लिए ऐसे पूछेगा सबसे पहला काम करेंगे तो पहला तो छोड़ दिए, बगहा के लिए तो सिर्फ काम ही काम बचा हुआ है। सबसे पहला तो आप खुद ही पूछ लिए क्वेश्चन, जिला बनना। सबसे पहली प्राथमिकता है कि जो 20 साल से जुमलाबाजी चल रहा है हमारी जनता के साथ, बगहा को जिला बनाना, ये सबसे बड़ी प्राथमिकता है। और इसके लिए तो मतलब क्या कहा जाए, बहुत मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि यहाँ की जनता के साथ इतना बड़ा धोखा जो हुआ पिछले 20 साल से। दूसरा, यहाँ पे कॉलेजेस की कमी है, मेडिकल कॉलेज नहीं है, डिग्री कॉलेज की कमी है। जब आप एजुकेशन लाओगे तब तो आपका डेवलपमेंट शुरू होगा। तीसरा, आप पूछिएगा तो जो मसान है, मसान के कटाव को लेके, क्योंकि बाढ़ का इलाका है, तो सिर्फ मसान ही नहीं, जहां जहां बांध है उसको और मजबूती देना। वहां पे अभी आप हाल में देखिए हमारे यहाँ इधर चकनी के तरफ रजवटिया पे एक बांध टूट गया। वो तो कहिए इतना बड़ा घटना हुआ था। हमारे डीएम साहब बहुत एक्टिवली उसमें काम किए, दिनेश जी। तो बांध पे काम करना बहुत बड़ा मुद्दा। ट्रेनें बढ़ाना, ट्रेनों की कमी है। अस्पताल में सर्विसेज अच्छा रखना। बगहा अस्पताल जो है वो अस्पताल कम उन नेताओं का गढ़ है। ऑक्सीजन प्लांट ला के रखा हुआ है, वो ठप पड़ा हुआ है। आदमी लड़ता है, संघर्ष करता है, चालू होता है, उसके बाद फिर ठप पड़ जाता है। किसी की लाश आती है, वहां बैठा रहता है वो व्यक्ति पोस्टमार्टम के लिए। वो पोस्टमार्टम करने वाला जो व्यक्ति है, जो डोम लोग आते हैं, उनका पता नहीं है। कोई फोन करेगा कि भैया 5000 रुपया मांग रहा है, पोस्टमार्टम होगा तभी अंदर जाएगा। क्या क्या कमी गिनवाऊं मैं आपको? एक कमी हो तब तो ये सब काम करेंगे। बड़ी बड़ी इमारतें बनी हुई हैं, जाकर देखिए स्कूल में टीचर्स नहीं है, बच्चे हैं तो एजुकेशन नहीं अच्छे से हो रहा। जाकर देखिए करोड़ों का कंस्ट्रक्शन हुआ है, जाकर उसका वॉशरूम देखिए, चापाकल नहीं है, पानी नहीं है। बिहार में इतना शिक्षक लोग का बहाली हुआ, वही तो मैं पूछ रहा हूं, क्या शिक्षा है? जाके देखिए एजुकेशन क्या स्टैंडर्ड है। किसी स्कूल में विजिट हो जाइए, आप जाकर देखिए क्या एजुकेशन स्टैंडर्ड है। एजुकेशन स्टैंडर्ड मैं कहूंगा जीरो है, जीरो आज के समय। और इसके ऊपर बहुत एसेंशियल माइक्रो वर्क करना पड़ेगा, यह स्थिति है। जाकर देखिए, हर गांव में आप जाइएगा, हर जगह आपको नल जल का वो बड़ा बड़ा टंकी दिखेगा, कई जगह तो टंकी उल्टा लटका दिखेगा। नल जल योजना आपकी प्राथमिक योजना में रही, आपने सबसे प्राथमिक योजना नल जल योजना बनाया। जाकर मालूम कीजिए कहां कहां चालू है नल जल, कितना स्वच्छ जल हमारी जनता पी रही है। क्या बात कर रहे हो साहब, घर में साफ पानी पीने को नहीं है यहां पर। आप बात कर रहे हो विकास और विकसित बिहार की, तो बहुत पीछे हैं हम लोग। और जब तक हम लोग लड़ेंगे नहीं, संघर्ष नहीं करेंगे, बहुत काम है, बहुत ज्यादा काम है, एक दो काम नहीं है यहाँ पर। यही सभी मुद्दों को लेकर आप उतरिएगा मैदान? बिल्कुल बिल्कुल उतरेंगे।
हर हाल में उतरेंगे। बिहार में एक पार्टी काफी एक्टिव है, नया पार्टी बना है जन स्वराज, उसको आप कैसे देखते हैं? जन स्वराज पार्टी की जो नेतृत्व करता है श्री प्रशांत किशोर जी, उनका सम्मान करते हैं, पढ़े लिखे हैं, युवा हैं, कुछ अलग करना चाहते हैं तो उनकी प्रशंसा करता हूं। पर वो पार्टी कैसा बनाएंगे, वो पार्टी कैसा चलाएंगे, वो उनका निजी विचार है, उस पर मेरी टिप्पणी करनी। वो लोग बड़े लोग हैं, बड़े नेता हैं, उनके इतने सारे विधायक को सुन रहे हैं, चुनाव में लड़वाने वाले हैं, तो उनके ऊपर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा कि उनका पार्टी कैसा है। भाई मैं जानता हूं, मैं कांग्रेस में हूं, एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं, एक बार चुनाव लड़ा हूं और अपने बगहा की जनता के लिए काम कर। जन स्वराज को आने से बगहा में कांग्रेस या महागठबंधन को दिक्कत हो सकता है? जन स्वराज का बगहा में आना या कहीं आना, वो तो जो सर्वे कर रहे हैं जो लोग, उनका विचार है। हमारा तो सीधा एक ही विचार है कि बगहा का विकास, कोई आए, कहीं से आए, किधर से आए, फर्क नहीं पड़ता, मकसद एक ही है। 4.5 साल काम किए हैं, जनता के लिए लड़ाई लड़े हैं, संघर्ष किए हैं, उनकी आवाज को बुलंद किए हैं, आगे भी करते रहेंगे। एक नहीं, 2 के लिए जितनी पार्टी आनी है लड़े, सबको, ये स्वतंत्र हैं सब लोग। आपको, आप या मैं थोड़े रोक सकता हूं, कल कोई और पार्टी बन जाएगी, वो भी आके लड़ेगी। तो ये सब तय करना मेरा पर्सनल, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई आए, सब लोग स्वतंत्र हैं लड़ने के लिए। वो भी अपना कैंडिडेट उतार रहे हैं, उतारेंगे ही भाई, इतने दिन मेहनत किए तो उतारे कैंडिडेट। एक जनप्रतिनिधि को कैसा, एक जनप्रतिनिधि को कैसा होना चाहिए? एक जनप्रतिनिधि को अपने जनता के जनता के लिए ईमानदार होना चाहिए। एक जनप्रतिनिधि को अपने जनता के सुख दुख में साथ देना चाहिए। एक जनप्रतिनिधि को अपने जनता के लिए, जब उनकी जरूरतों को समझकर उसके लिए आवाज बुलंद करनी चाहिए। एक जनप्रतिनिधि को अपनी जनता के लिए वो समय नहीं देखना पड़ेगा कि हाँ क्या समय है क्या नहीं है, जब भी उसको जरूरत पड़े तो अपना हाथ आगे बढ़ाने के लिए तैयार रहना चाहिए। अभी के समय में जो राजनीति है उसको आप कैसे देख रहे हैं? अभी के समय में राजनीति, आप देखिए, मैं तो हमेशा एक चीज बोला हूं, सबको बताता हूं कि जो आने वाला राजनीति है वो शिक्षा का राजनीति है। पढ़े लिखे लोगों को, युवा लोगों को राजनीति में आना चाहिए, क्योंकि देखिए जब आप विजन होगा आपके पास, तब तो आप कुछ अलग कर पाओगे। आप विजन नहीं होगा, आपको मैं यहाँ पे ला के दे दिया 20 करोड़ रुपए, या आपने 200 करोड़ रुपए ला के दे दिया मान लो, और मैं बोलूं कि भाई आप गोलू जी 200 करोड़ का क्या काम करोगे, तो आपके पास विजन होगा ना कि मैं 200 करोड़ को कैसे इन्वेस्ट करूंगा कि जिसका लाभ बगहा की जनता को मिले। तो सबसे पहले एजुकेशन इज प्रायोरिटी। एक आज के राजनीति में एजुकेटेड लोगों की कमी है, उनको आना चाहिए राजनीति में, और अपने एजुकेशन को, अपने विजन के माध्यम से आपको चीजों को डेवलप करना पड़ेगा। महिलाओं को आना चाहिए राजनीति? बिल्कुल आना चाहिए, महिलाओं को आना चाहिए। और महिलाओं का तो मुझे लगता है कि महिलाओं का जो वर्किंग एबिलिटी है, आप कहीं भी देख लीजिए, दे आर डूइंग वेरी वेल, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सुरक्षित है महिला राजनीति में? महिला सुरक्षित है राजनीति में, तो ये कहना तो आप, ये तो डेटा आपके पास होना चाहिए। फिलहाल बिहार में तो महिलाएं सुरक्षित नहीं है, राजनीति की बात तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन बिहार की जो महिलाएं हैं वो सुरक्षित नहीं है। हाल में ही आप देखे होंगे एक दलित बच्ची के साथ मुजफ्फरपुर में क्या हुआ, किस तरह वो शिकार हुई दरिंदों की, और जब अस्पताल में है तो उसको बेड नहीं मिला, डॉक्टर का पता नहीं था। तो महिला अगर आप कह दें कि बिहार में सुरक्षित हैं, तो ये तो असंभव चीज है। आप डेटा उठा के देखिए ना, कितनी घटनाएं हो रही हैं, कितना मर्डर हो रहा है, कितने केसेस हो रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। सबसे पहली बात, आप ज्यादा बोलिएगा तो आपको भी बंद कर देगा सब अंदर। मीडिया को भी स्वतंत्र नहीं है, मीडिया भी स्वतंत्र नहीं है बोलने के, इसीलिए कितने सारे मीडिया चैनल्स तो जो है अपना अलग से वो यूट्यूब खोल लिए हैं और उस पर अपना काम चला रहे हैं। तो बड़े मंच पे आप विरोध भी नहीं कर सकते ना, ये भी दिक्कत है, जो कि दुखदायक है। ऐसा नहीं होना चाहिए, लोकतंत्र में ऐसा नहीं होना चाहिए। एवरीवन हैज राइट टू स्पीक। 2-4 सवाल और लेंगे आपसे, क्योंकि आपके पास भी समय नहीं है। नहीं। बिहार में अब तक का सबसे अच्छा मुख्यमंत्री आप किसको मानते हैं? उनका कार्यकाल हो अच्छा हो अब तक? देखिए बिहार में तो अब एक मुख्यमंत्री कौन बोले, बहुत सारे ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने बिहार के हित में बहुत अच्छा काम किया है। अब आप मुझसे एक मुख्यमंत्री का नाम पूछिएगा तो बड़ा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा कि आप कहें एक मुख्यमंत्री, तो उनको जो लाइक करने वाले लोग होंगे बोलेंगे नहीं भैया ने इनका नाम नहीं लिया, उनका नाम लेना चाहिए। तो मेरा लगभग जितने मुख्यमंत्री भी जो आए हैं जिन्होंने बिहार के हित में अच्छा काम किया,
उनको शुभकामनाएं हैं। बहुत लोग अभी हैं, बहुत लोग अभी नहीं हैं। 2025 में मुख्यमंत्री कौन बनेगा? देखिए, बिहार में 2025 में तो जनता मन बनाई है कि युवा मुख्यमंत्री होना चाहिए। अब युवा मुख्यमंत्री कौन होगा वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। लोग अब तंग आ चुका है, लोग चाहता है बदलाव हो, लोग चाहता है बदलाव, और बदलाव नहीं होगा तो फिर वही घिसा पिटा बिहार मिलेगा। आप मुझे ईमानदारी से बताइए, आप एक बिहारी हैं, आप एक यूथ में हैं, क्या वाकई आपको लगता है कि यहाँ बिहार में कुछ अच्छा हो रहा है? यूथ यहाँ है, परेशान है, रोजगार नहीं मिल, में तो रोज मैसेज आता है, भैया क्या करें। लोग, यंगस्टर्स आर फोर्स्ड टू डू क्राइम। रोजगार नहीं है तो नौजवान लड़के 13 साल से लेके 22 साल 24 साल के लड़के कट्टा लेके घूम रहे हैं। 8,000 10,000 में वो किसी का जान लेने के लिए तैयार हैं। बेरोजगारी शब्द, इतना बुरा हाल हो गया है। बेरोजगारी है बिहार, बेरोजगारी भरपूर भरी हुई है बिहार में। क्या बात करते हो, कहां रोजगार है? बेतिया में रोजगार है, नरकटियागंज में रोजगार है, बगहा में रोजगार है, किस चीज का रोजगार है बताओ? स्टार्टअप जोन लग गया आपके बेतिया में ही, चनपटिया में। अरे स्टार्टअप जोन लग गया तो स्टार्टअप जोन ठीक है, चनपटिया में लग गया तो कितना रोजगार दे रहा है? जितनी संख्या उतना रोजगार दे रहा है। स्टार्टअप जोन लगा, ठीक है, स्टार्टअप जोन लग गया, उसी की तो बात कह रहा हूं। वैसे स्टार्टअप जोन क्यों नहीं सब जगह लगा रहे हैं? लगना चाहिए। क्यों नहीं लगना चाहिए? हमारे यहाँ तो स्टार्टअप जोन आकर चला गया, फाइल तैयार है, रखी हुई है, राजनीति का मोहरा बन गया, पड़ा हुआ है। अब कर फिर हम लोग लड़ाई लड़ेंगे तो सब नेता लोग जागेगा, हाँ होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए, किया जाएगा, उसको भी किया जाएगा। वही तो बोला, इतना मुद्दा है बगहा के अंदर कि सबके लिए लड़ाई लड़ना। और मैं अपने आप को एकदम शांत रखा हूं, ये लड़ाई लड़ी जाएगी, संघर्ष किया जाएगा और मजबूती से बगहा की जनता को अच्छे दिन दिखाए जाएंगे। सुबह से आप फील्ड में रहते हैं, शाम में घर जाते हैं, परिवार को समय कब देते हैं? समय कैसे निकालते हैं परिवार? ऐसा नहीं है, बिल्कुल। ये तो सवाल सब लोग पूछता है कि जय जी आप बहुत ज्यादा समय फील्ड पे देते हैं, निकल जाता है। आपकी इच्छा हो तो आप सब लोग, मैं तो कह दिया ना कि सब लोग खुश रहता है, सब लोग मस्त रहता है। और सबसे बड़ी चीज है कि मेरी जनता जो है वो सुकून में रहे, उसको उनको सही समय पे समय दे पाऊं। आज भी नहीं दे पाता। सुबह आता हूं, जनता दरबार करता हूं, लोगों की समस्या सुनता हूं, अच्छा लगता है। बहुतों की समस्या नहीं हो पाती तो उसके लिए दुख भी लगता है। कुछ नया करना चाहता हूं, कुछ नया कोई कर रहा है तो उसको आगे बढ़ाना चाहता हूं। महिलाओं, कोई महिला मालूम चला कि वो कुछ करना चाह रही है तो उसका मनोबल बढ़ाना चाहता हूं। तो ये सारी चीजें लगी रहती हैं, दिन की चर्या है, सब कुछ चलता रहता है। विवाद नहीं होता है घर पे वाइफ से? सबसे बात नहीं, सब लोगों से बात चलता है, सारा चीज चलता है। वाइफ से बात चलता है, मदर से बात चलता है। किस चीज के लिए बात? नहीं, विवाद नहीं होता है कि समय नहीं देते हैं, घूम रहे हैं, फील्ड में रहते हैं, राजनीति के चक्कर में? बिल्कुल बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। सब कोई सपोर्टिव है, एवरीवन इज सपोर्टिव, तो पूरी फैमिली सपोर्टिव है। यही तो मेरा सौभाग्य है कि मुझे ऐसी फैमिली मिली है कि जो मुझे कहती है कि भाई तू समाज में लगा रहे, दौड़ता रहे, और मुझे दौड़ने में मजा आता है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे समय दिया अपना कीमती, और अपने निजी जीवन, राजनीति और बगहा के तमाम मुद्दों को विस्तारित से हमारे माध्यम से रखा। थैंक यू।